हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। थोड़ा ये वीडियो छोटा कर लिया जाए, रुको एक मिनट। हाँ जी। रविंद्र प्रताप, गुड आफ्टरनून। विनय, गुड आफ्टरनून। राहुल, गुड आफ्टरनून। सो मैंने आप लोगों को बोला था कि बेसिक बेसिक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था बच्चा एसएचएम का, और शीट डिस्कशन के लिए आज मैंने बोला था, है ना। शीट डिस्कशन बहुत डिटेल में करेंगे। तुम्हें पता है कि इन क्वेश्चन से जो तुमने पढ़ा है ना बच्चों, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब ना पढ़ने का। अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं लगा पा रहे हो, इनको क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं किया आपने, मतलब वो इनकम्प्लीट है, आप उसको छोड़ दो, मतलब भूल जाओ फिर। अगर आपने इन क्वेश्चंस को नहीं देखा ना, तो मैं आज कराने वाला हूँ। काफी सारे क्वेश्चंस दिए थे मैंने आप लोगों को, है ना। इनसे मतलब वो कॉन्सेप्ट जो पिछली 2 क्लास का है ना, वो इन क्वेश्चन से आपका वो कॉन्सेप्ट जो है बनेगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर आपको उसकी करनी है जो आपने पढ़ा है, तो वो बच्चों इनसे बनेगा। ठीक है, चलिए भाई। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सॉरी, इसमें डाउट है बच्चों किसी को? हम हो गया यार मेरे को ना। बस डिस्कशन ही कराऊंगा आज मैं ना, आज की क्लास में, पर डिस्कशन बहुत डिटेल में कराऊंगा। हाँ भाई, पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, नंबर लिख देना पहले 5 में। पहले 5 में बच्चों जो जो डाउट है उनका नंबर लिख दो। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इसके अलावा बच्चों किसी और बच्चे को कोई डाउट 4 और 5 के अलावा पूछ लो भाई, अभी भी मौका है। रविंद्र प्रताप को सेकंड वाला डाउट है। 2 4 5, 2 4 5। इसके अलावा और कोई डाउट बच्चों किसी को? सेकंड वाला ये कह रहा है कि a particle executing linear SHM, its time period is equal to the smallest time interval in which the particle acquire a particular velocity v। बच्चों अगर एक पार्टिकल जो है ना एसएचएम कर रहा होता है ना, अब देखो इसको समझना। ये x इक्वल टू 0 हो गया, वो x इक्वल टू a हो गया, ये x इक्वल टू माइनस का a हो गया। देखो, मान लो पार्टिकल यहाँ पे बच्चों ना किसी v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये जो सेम वेलोसिटी है ना बच्चों, इसकी एक और बार आती है जब ये यहाँ होगा ना बच्चों, तब भी ये v1 से ही चल रहा होगा। डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, घटती जाती है, जीरो हो जाती है। यहाँ पे जीरो होती है, बढ़ते बढ़ते बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली वेलोसिटी मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगी। मान लो मैंने कोई v2 वेलोसिटी बोली, तो बच्चों ये वाली मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये कह रहे हैं कि v2 से v2 अचीव होने में एक टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगे। वो ऐसी कौन सी वेलोसिटी है जो एक टाइम पीरियड के बाद ही दोबारा रिपीट होती है? तो वो है बच्चों वी मैक्स। ये जो वी मैक्स है ना बच्चों, ये वाली, ये एक टाइम पीरियड के बाद दोबारा रिपीट होगी। बाद बाकी एक टाइम पीरियड से कम टाइम में रिपीट हो जाती है, लेकिन ये एक अकेली वेलोसिटी बच्चों जो एक टाइम पीरियड के बाद ही रिपीट होती है। देखो, वी मैक्स है यहाँ पे बच्चों स्पीड सब कम होगी वी मैक्स से। यहाँ पे बच्चों बढ़ते बढ़ते वी मैक्स हो जाएगी, लेकिन इसे आप बराबर नहीं बोल सकते। दिस वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू दिस वन, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। हाँ, अगर आप बोलते हैं स्पीड, तो स्पीड तो बच्चों वी मैक्स जो है ना t/2 टाइम के बाद ही रिपीट हो गई। बच्चों यहाँ पे स्पीड कम होगी, फिर यहाँ पे बढ़ते बढ़ते वी मैक्स। मतलब वी मैक्स एक ऐसी वेलोसिटी है बच्चों, वी मैक्स जो है ये ऐसी वेलोसिटी है बच्चों जो एक टाइम पीरियड के बाद ही रिपीट होती है। तो इन्होंने ये बोला है कि एक ऐसी वेलोसिटी बताओ जो कि, जो मतलब इन्होंने बोला ना पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर एसएचएम,
its time period is equal to the smallest time interval in which a particle acquire a particular velocity। एक particular velocity का जो रिपीट होने का जो टाइम है ना वो टाइम पीरियड के बराबर हो, तो वो बस कौन सी वाली होती है बच्चों, वी मैक्स। वी मैक्स एक टाइम पीरियड में बस एक ही बार आती है, बाद बाकी सारी वेलोसिटीज वी मैक्स से छोटी वाली एक टाइम पीरियड में बच्चों दो बार आती हैं। तो एक बार आई उसके बाद दो बार आई, तो क्या इन दोनों के इंटरवल को टाइम पीरियड बोलते हैं? नहीं, टाइम पीरियड तो बच्चों पूरा साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। जैसे V1 से दोबारा V1 आने में कितना टाइम लगा, क्या टाइम पीरियड के बराबर होगा? यहां से यहां तक का टाइम, यहां से लेके यहां तक का टाइम टाइम पीरियड के बराबर होगा? नहीं, मतलब V1 से V1 आने में जो टाइम है वो क्या टाइम पीरियड के बराबर? नहीं। V2 से V2 आने वाला टाइम क्या टाइम पीरियड के बराबर? नहीं। लेकिन Vmax, ये वाली जो Vmax वेक्टर है, अच्छा इन्होंने वेलोसिटी बोला है, ये ध्यान रखना। तो Vmax ये वाली वेलोसिटी बच्चों दोबारा एक टाइम पीरियड के बाद ही आएगी। हाँ, स्पीड आधे टाइम पीरियड के बाद आ रही है, लेकिन ये वेलोसिटी एक टाइम पीरियड के बाद ही आएगी। समझ गए? तो इसी का बच्चों भाई बंधु था पहला वाला क्वेश्चन। A particle performing SHM takes time equal to t in a consecutive appearance at a particular point। तो ये भी बच्चों उसी तरीके का, ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट पे पार्टिकल जो है ना एक टाइम पीरियड के बाद ही आना चाहिए, तो वो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है? तो वो होता है बच्चों इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। उसके अलावा बच्चों बाद बाकी जो पॉइंट होता है ना, जैसे मान लो A/2 लिया आपने, A/2 पे बच्चों पार्टिकल टी टाइम के बाद नहीं आता। A/2 पे बच्चों यहां से आ जाएगा, आगे ना A/2 पे, और देखो A/2 से A/2 पे आने में कितना टाइम लगेगा? ये टाइम, क्या ये टाइम पीरियड के बराबर होगा यहां से यहां तक का टाइम? नो। क्या यहां से यहां तक का टाइम टाइम पीरियड के बराबर होगा? नो। लेकिन अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन में पार्टिकल इस जगह पे एक टाइम इंटरवल के बाद ही आएगा, पूरा साइकिल कंप्लीट करके दोबारा अगर इस जगह पे है तो उसको एक टाइम पीरियड हो चुका होगा। क्या ये बच्चों समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आपस में रिलेटेड थे। ठीक है, देखिए भाई शीट में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे टॉपिक कवर कर लेंगे जो मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं। तो शीट का डिस्कशन में इतना डिटेल में करवाने वाला हूं कि आप इनको एक तरीके से इलस्ट्रेशन की तरह ही कंसिडर करके चलिए। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम सारे डाउट पूछते हो या कितने पूछते हो। शीट का डिस्कशन बहुत डिटेल में करवाऊंगा। जैसे अब तुमने पहला वाला नहीं पूछा, लेकिन मुझे पता है कि पहला और दूसरा लिंक है, तो मैंने बताया उसको, लेकिन मैं आलस करना चाहूं तो मैं स्किप कर सकता था। तो तुम समझ गए बच्चों, किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल एक टाइम इंटरवल के बाद ही आता है। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो टाइम इंटरवल को कि किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे आने का जो इंटरवल होता है ना, मिनिमम टाइम जब वो अपनी एक्सट्रीम एक पॉइंट पे बार बार आए और उसको टाइम पीरियड के बराबर बोल रहे हो, तो वो पोजीशन होती है बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप लोगों ने मेरे से पूछा है फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला। फोर्थ वाला क्या है बच्चों? The maximum acceleration of the particle in SHM is made two times keeping the maximum speed to be constant। बच्चों जो Vmax होता है ना, ओमेगा इंटू ए के बराबर होता है। बेसिकली V जो होता है ना बच्चों, ओमेगा इंटू ए cos ओमेगा टी प्लस का फाई होता है। तो Vmax कितना होगा बच्चों? इसके बराबर। ठीक है, इन्होंने कहा कि ओमेगा इंटू ए को कांस्टेंट रखा है, Vmax बच्चों इन्होंने कांस्टेंट रखा है। एक्सेलरेशन, अच्छा मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है ना बच्चों, वैसे एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो मैक्सिमम कितना होगा? माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो ये कह रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर इंटू ए को आपने ट्वाइस कर दिया, जबकि ओमेगा इंटू ए को बच्चों आपने कांस्टेंट रखा है। मतलब आपने ओमेगा को डबल किया होगा और ए को आधा किया होगा, तभी तो ओमेगा इंटू ए तो मतलब कांस्टेंट हो गया। लेकिन ओमेगा स्क्वायर को बच्चों क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा इंटू ओमेगा ए, ये तो कांस्टेंट है, इसी को डबल किया होगा। अच्छा इसको डबल किया तो इसको आधा किया होगा। तो फ्रीक्वेंसी एफ जो कि ओमेगा अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाइल एम्पलीट्यूड इज हाफ। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। डन बच्चे, यहां तक कोई परेशानी किसी को? दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, the displacement of a body executing SHM is given by this: the first time from the t equal to 0 when the velocity is maximum। तो बच्चों ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी मैक्सिमम जो होती है ना वो मीन पोजीशन पे होती है।
वेलोसिटी इज मैक्सिमम इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, वेलोसिटी बच्चों वेक्टर होता है, वेक्टर्स को कंपेयर नहीं किया जाता, उनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया जाता है। लेकिन अब लोग यूज कर लेते हैं, इतना ध्यान नहीं देते। तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम जब ये बोल रहे हैं ना बच्चों के वेलोसिटी मैक्सिमम, तो दे आर बेसिकली आस्किंग फॉर द स्पीड टू बी मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा इस वाली इक्वेशन को देख के आपको क्या लग रहा है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है? मुझे यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या दिख रही है बच्चों? फाई की वैल्यू मुझे π/3 मतलब 60 डिग्री दिखाई दे रही है। आपको पता होगा कि जब फाई 60 डिग्री होता है तो पार्टिकल बच्चों इस रीजन में होता है और ऐसे मूव कर रहा होता है ना? अरे 90 से छोटा है ना फेज, तो t इक्वल टू 0 पे बच्चों ये है। मुझे ये बताओ अगर t इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन है तो पार्टिकल जो है अपनी मीन पोजीशन पर कब पहुंचेगा? यहां से ये v मैक्स होगा, है ना? ये v मैक्स होगा। अच्छा तो मतलब जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी पहली बार, मीन पोजीशन में पहुंच जाएगा, तभी बच्चों v मैक्स आएगा। x है कितना? a साइन 2 इंटू टी प्लस का π/3, ये 0 के बराबर होना चाहिए। क्या बच्चों मैं इसको 2 इंटू टी को 0 मान सकता हूं? नहीं, अंदर का फेज में 0 नहीं कंसिडर कर सकता। अंदर का फेज 0 यहां पे था, लेकिन वो टाइम तो निकल गया ना। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है, तो ये हम पीछे थोड़ी जाएंगे, टाइम में नेगेटिव में थोड़ी जाएंगे। अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी बच्चों जब x की वैल्यू 0 हो? पाई, अगली 2 पाई, अगली 3 पाई। तो ये वो टाइम है बच्चों जब ये पार्टिकल ऐसे करके जब इसका अंदर का फेज पाई के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। ये कौन सा टाइम है? ये पूरा और घूम के बच्चों जब यहाँ आएगा ना, यहाँ पे ये वो टाइम होगा इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा ये? और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है? इसके करस्पॉन्डिंग है इससे पहले, पीछे चले जाओ, नेगेटिव मतलब t इक्वल टू 0 तुम यहाँ मान रहे हो, तो नेगेटिव टाइम मतलब t 0 से पहले यहाँ रहा होगा, वो ये देगा नेगेटिव टाइम। तो हमें कौन सा लेना है बच्चों? पहली बार इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, मतलब मीन पोजीशन पर कब आएगा, तो ये वाला। तो 2 पाई इंटू टी इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ बच्चों, तो 2 पाई/3 बन जाएगा। तो टी की वैल्यू बच्चों 1/3 सेकंड के बराबर आ जाएगी हमारे पास। समझ गए बच्चों? पांचवा क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? 0 पाई 2 पाई, हाँ। तो इससे हमें कौन सा वाला सॉल्यूशन लेना है ये? हाँ, अगर ये मोर देन वन करेक्ट होता और आपसे पूछते किन किन टाइम पे मैक्सिमम स्पीड आएगी, तो बच्चों फिर इन दैट केस आपको बहुत सारे ऑप्शन कंसिडर करने पड़ते हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? जो पढ़ाया है बच्चों, रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? ओके, आप लोगों को पता लग गया होगा कि अब डॉक्टर बनना हुआ आसान विद प्रभजीत न्यू यूट्यूब चैनल विच इज नीट बाई प्रभजीत। आपके अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह हो, कृपया उन तक हमारी इस बात को पहुंचाने का कष्ट करें। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो सकता है। आपके नीट वगैरह में कोई दोस्त वगैरह उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चों डाउट बताओ मेरे को, 6 टू लेके 10, 6 टू 10 बच्चों, 6 टू 10 बताओ। आकाश चलने देते हैं, इतना जल्दबाजी क्या? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि कोई जल्दबाजी कर रहा हूँ, कोई कहीं छोड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं इसको। 6 टू 10 चलने दो, तुम्हें समझ में आ रहा है ना अल्टीमेटली, तो मतलब स्पीड ज्यादा नहीं है। ठीक है, तुम्हें समझ में आना जरूरी है। 6 7 पूछा है और 8 भी, 6 7 8। 9th और 10th में डाउट नहीं है? 9th और 10th में डाउट नहीं है? ओके, 6 7 8 ज्यादातर बच्चों ने पूछा है। चलो 6th वाला देखते हैं। इन्होंने बोला, ये बढ़िया क्वेश्चन है, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम is found at its equilibrium at t equal to 1 second. Okay. अब इन्होंने इक्विलिब्रियम बच्चों t equal to 0 पे नहीं दिया, इन्होंने कहाँ दिया है? t equal to 1 सेकंड पे पार्टिकल जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है और पार्टिकल यहाँ पे बच्चों t equal to 1 सेकंड पे है, एंड इट इज फाउंड टू हैव अ स्पीड ऑफ दिस एट t equal to 2 सेकंड। और 2 सेकंड पे बच्चों हमें स्पीड दे रखी है। The period of the oscillation is this second. Calculate the amplitude of the oscillation. क्या बात है, ठीक है, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया।
टाइम पीरियड मुझे पता है बच्चों कि टाइम पीरियड इन्होंने 6 के बराबर दे रखा है, मतलब 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू मेरे को पता लग गई और ओमेगा की वैल्यू बच्चों पाई बाई 3 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये काम बच्चों, पहला काम बच्चों मेरे को पता लग गया। अब x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस का फाई कंसीडर कर लूं बच्चों, ओमेगा टी प्लस का फाई ये कंसीडर कर लूं। आप बोलोगे सर फाई क्यों, फाई मतलब फाई की वैल्यू नहीं पता, नहीं पता भाई मेरे को ना, फाई की वैल्यू नहीं पता। t इक्वल टू 0 को उन्होंने मीन पोजीशन पे बोला है, मुझे फाई की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे बोला होता ना बात अलग होती, t इक्वल टू 1 पे बोला है इन्होंने। तो मैं इसमें x की जगह पहले तो 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को टाइम पता है ना, पोजीशन पता है उसकी। तो इसमें बच्चों ओमेगा की वैल्यू बच्चों पाई बाई 3 है ही हमारे पास, तो पाई 3 डिवाइड बाई 3 प्लस का फाई। अच्छा t की वैल्यू बच्चों 1 पुट कर देना, इक्वल टू 5। तो साइन पाई बाई 3 प्लस का 5 बच्चों हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो यहां से बच्चों पाई बाई 3 प्लस का 5 ये n पाई के बराबर आ जाएगा। यही सॉल्यूशन होता है इसके। तो 5 की वैल्यू बच्चों कई सारी वैल्यूज आएंगी, 5 की वैल्यू माइनस का पाई बाई 3 भी आ सकती है, 5 की वैल्यू बच्चों 2 पाई बाई 3 भी आ सकती है, 4 पाई बाई 3 भी आ सकती है, 6 पाई बाई 3 भी आ सकती है शायद ना इसकी। 5 की वैल्यू 6 पाई बाई 3 हो सकती है कि नहीं, मान लो 3 होता, 6 पाई बाई 3 तो नहीं आएगी। एक तो जब 0 होगा तो 5 की वैल्यू माइनस का पाई बाई 3 बन जाएगी, पाई अगर लोगे तो 2 पाई बाई 3 बन जाएगी, 2 पाई लोगे तो 6 माइनस का 5 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर है बच्चों, ये वाली बात समझ में आई? ओके, ये पाई की वैल्यूज हो गई। वैसे पाई की वैल्यू की जरूरत नहीं थी हमें, इसकी वैल्यू पता लग गई एन पाई के बराबर। पाई की वैल्यू की जरूरत नहीं बच्चों, हमें इस चीज की वैल्यू पता लग गई एन पाई के बराबर, एन पाई के बराबर। अब सुनो, और v क्या होगा यहां से, a साइन ओमेगा टी प्लस का, सॉरी v क्या होगा, v होगा बच्चों यहां से a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई के बराबर, यही होगा। अब t इक्वल टू 2 पे तो मैं v की वैल्यू दे रखी है इन्होंने कितनी, 1/4 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो 1/4 इज इक्वल टू a नहीं पता मेरे को, लेकिन ओमेगा पता है मुझे पाई बाई 3 के बराबर इंटू कॉस t की वैल्यू बच्चों 2 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 प्लस का पाई। ये आ गया बच्चों हमारे पास, तो ये 3 डिवाइड बाई 4 पाई के बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू a। अच्छा एक काम करना बच्चों, इसको एक ऐसे लिखना, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 प्लस पाई जो है ना बच्चों n पाई के बराबर हो जाएगा, कॉस n पाई प्लस का पाई बाई 3। देखो ऐसा बन जाएगा नहीं बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, n पाई प्लस का पाई बाई 3 की माइनस का या ज्यादा से ज्यादा प्लस का कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है बच्चों, 1/2 के बराबर। तो ये बन जाएगा बच्चों a/2 के बराबर। वैसे भी हम मैग्नीट्यूड ही लेके चल रहे हैं, a की वैल्यू बच्चों ये आ जाएगी। समझ गए? सर अगर पार्टिकल किसी टाइम पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो क्या उस टाइम पर x की वैल्यू 0 लेंगे? यस, नहीं सुनो पहली बात सुन लो, तुम इक्वेशन क्या लिख रहे हो, तुमने लिखा है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस का फाई, तो तुमने इसमें x इक्वल टू 0 को मीन पोजीशन माना है। अगर तुमने लिखा x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस का फाई, इसमें तुमने x इक्वल टू 0 को मीन पोजीशन माना है। तो अगर उन्होंने बोला कि मीन पोजीशन पर, तो मतलब x इक्वल टू 0 रखोगे तुम। अगर तुमने इक्वेशन ली कि x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस का फाई प्लस 4, इसमें तुमने मीन पोजीशन x इक्वल टू 4 पे मानी है। तो जब तुम्हें बोला जाएगा ना कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर, तो तुम x की जगह 4 रखोगे फिर। हाँ, अगर कोई इस तरीके का उन्होंने लोचा नहीं कर रखा, इक्वेशन तो मैं दे नहीं रखी और उन्होंने बोला कि मीन पोजीशन में पार्टिकल, तो मैं उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाऊं, मैं तो ओरिजिन पे मान के सॉल्व कर दूंगा उसको। मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, मतलब उन्होंने उसमें इंटरेस्ट लिया ही नहीं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मुझे ही नहीं बोला था उन्होंने कि मीन पोजीशन कहाँ है, इक्वेशन भी नहीं दे रखी थी जिससे मैं मीन पोजीशन में कंफ्यूज हूं। मुझे सॉल्व करना था, मुझे डिसाइड करना था, तो मैं अपने हिसाब से डिसाइड क्या करूंगा, मैं x इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन मान लूंगा। फिर समझ गए मेरी बात को? सातवां, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इन हाफ टाइम पीरियड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो बच्चों,
यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है ना मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे ओमेगा इंटू ए के बराबर। आधे टाइम पीरियड बाद बच्चों पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है और ये ओमेगा इंटू ए से मूव कर रहा होता है, तो वी फाइनल जो होगा वो माइनस का ओमेगा इंटू ए होगा, वी इनिशियल जो होगा बच्चों ओमेगा इंटू ए होगा। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये होता है बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर। तो चेंज इन वेलोसिटी माइनस का ओमेगा इंटू ए, माइनस का ओमेगा इंटू ए डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 2 पाई बाई 2 ओमेगा, क्योंकि आधा टाइम पीरियड है ना, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई पाई के बराबर, सॉरी 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई पाई के बराबर आंसर आ जाएगा। आपने ये वाला पूछा था 7 वाला, इजी था ये वाला, तो 7 वाला तो ठीक है। 8th वाला भी पूछा है। The time taken by a particle performing SHM to pass from the point A to B where its velocities are same is 2 second। मतलब इस शीट को जिसने कर लिया ना बच्चों अच्छे से, उसका SHM सॉलिड हो जाएगा। इतनी शानदार इतनी बेहतरीन शीट है, तो सब कुछ कवर कर लिया मैंने ना इसके क्वेश्चंस में, आपको पूरा फील आ जाएगा मतलब ना, तो पूरा विजुअलाइज हो जाता है SHM इसके क्वेश्चंस को करने में। देखो बच्चों वेलोसिटीज आर सेम, वेलोसिटी बच्चों वेक्टर होता है, कोई कह रहा है वेलोसिटी वेक्टर सेम है, मतलब उसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। बच्चों मैंने तुम्हें बताया था कि मैग्नीट्यूड जो है ना सेम होता है अगर आप मीन पोजीशन के इधर उधर हो, सेम डिस्टेंस पे। अब मीन पोजीशन से इधर हो, उतने डिस्टेंस इधर हो, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। और अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो वेलोसिटी आप इसको सेम बोलोगे। तो ए ये हो गया बच्चों और बी हो गया ये वाला पॉइंट, और इन दोनों जगहों पे वेलोसिटी सेम है, तो यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है ना बच्चों, उन्होंने हमें 2 सेकंड दे रखा है, ठीक है। आफ्टर अनदर 2 सेकंड इट रिटर्न टू द बी, ये इधर से ऐसे गया, ये जो टाइम है ना बच्चों ये भी 2 सेकंड के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 सेकंड इधर जाने में लगा होगा, 1 सेकंड आने में लगा होगा यहां तक। अच्छा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगी बच्चों, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना होगा 1 सेकंड के बराबर, और यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना होगा 1 सेकंड के बराबर। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम कितना हो गया, यहां से यहां तक 1 सेकंड, यहां से यहां तक 1 सेकंड, 2 सेकंड, तो t/4 बच्चों 2 सेकंड के बराबर हो गया, तो t बच्चों यहां से 8 सेकंड के बराबर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? डन। 10th तक बच्चों तुम लोगों को कोई और कोई डाउट है? 10th तक क्वेश्चन नंबर 10th तक, 11 से लेके 15 तक बताओ तुम तो, 11 से 15 तक। 11 से 15 तक बच्चों जो भी आपके डाउट्स हैं कृपया उनको सामने प्रस्तुत करें। नाइन्थ, 12th, 9th वाला भी था क्या? 12, 13, 14, 9th वाला। The time period of a particle executing SHM is 8 seconds.
t equal to 0 पे it is at the mean position. The ratio of the distance covered by the particle in the first second to the second second. अच्छा टाइम पीरियड बच्चों इसका 8 सेकंड के बराबर दे रखा है, तो 1 सेकंड बच्चों इसका t/8 हुई, 1 से 2 सेकंड भी बच्चों आपको इसका t/8 हुआ। अगर आपको याद हो पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे जब होता था ना, t इक्वल टू 0 पे, तो t/8 टाइम में ये a/√2 तक जाता है। अगला जो डिस्टेंस होगा वो a माइनस का a/√2 के बराबर होगा। a/√2 डिवाइड बाई a माइनस का a/√2। इसको आप √2 प्लस का 1, √2 प्लस का 1 कर सकते हो। नाइन्थ हो गया बच्चों, 12 13 14 है ना, यही पूछा ना, 12 13 14 और 15। ओके भाई अपने डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है लेकिन तुम्हारे डाउट तो मैं बता के जाऊंगा पूरे, ठीक है। 12 13 14 15 इन्होंने बच्चों पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, टाइम पीरियड फॉर द स्मॉल ऑक्सीलेशन, ठीक है। तुम्हें बच्चों पता है फोर्स जो होता है ना वो माइनस का du/dx होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स दे रखी हो तो आपको इस वाली अप्रोच से प्रोसीड करना है। माइनस का u0, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, माइनस का a माइनस का साइन ax, तो फोर्स आ जाएगा बच्चों माइनस का u0 इंटू a साइन ax के बराबर। x बच्चों छोटा है, स्मॉल है, क्योंकि उन्होंने स्मॉल ऑक्सीलेशन के बारे में बात करने के लिए बोला है। तो साइन ax जो है ना बच्चों करीब करीब ax के बराबर आ जाएगा। तो f जो होगा ना बच्चों माइनस का u0 इंटू a स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर आ जाएगा। ये k का काम करेगा। टाइम पीरियड जो होता है ना बच्चों 2π/ओमेगा के बराबर होता है। अगर तुम्हें ओमेगा पता हो तो 2π ओमेगा रूट के अंदर k/m होता था, तो उसको रखोगे ना तो m डिवाइड बाई k का काम करता है। टाइम पीरियड बच्चों 2π रूट के अंदर m डिवाइड बाई k हो जाएगा u0 a का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपको देखने में लगेगा यार ये क्या है, लेकिन उसका आंसर बड़े आराम से आ जाता है, ठीक है। 13th क्वेश्चन बच्चों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है, उसका एक्सेलरेशन हमें इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, और x इक्वल टू 0 पे बच्चों, क्योंकि फंक्शन जो x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं होगा, उन्होंने अलग से डिफाइन कर दिया कि x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पे a भी 0 के बराबर है। पार्टिकल रेस्ट पे था बच्चों a,0 पे। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक्सेलरेशन फॉर x ग्रेटर देन 0 क्या होगा, तो आप लिखोगे सर माइनस का 5x। तुम्हें पता है कि x जब मॉड के अंदर वाली चीज अगर पॉजिटिव है तो हम उसको जब बाहर लाते हैं तो ऐसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन एट x इक्वल ग्रेटर देन 0 बच्चों माइनस का 5 i कैप के बराबर आ जाएगा। एक्सेलरेशन एट x लेस देन 0 कितना आएगा बच्चों, माइनस का 5x डिवाइड बाई माइनस का x। एक्सेलरेशन एट x लेस देन 0 जो आएगा ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी 5 i कैप। तो ये x इक्वल टू 0 हो गया। जब पार्टिकल बच्चों यहाँ है ना तो उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है 5 के बराबर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब पार्टिकल यहाँ है तो उसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हो। तो ये पीरियोडिक मोशन तो होगी, लेकिन दिस विल नॉट बी एसएचएम। ये एसएचएम नहीं होगा बच्चों। अच्छा, पार्टिकल कहां से छोड़ा है आपने, a,0 से, मतलब यहां से a डिस्टेंस इधर था पार्टिकल। जब पार्टिकल को यहाँ पे छोड़ोगे तो इसका एक्सेलरेशन तो पीछे की तरफ आना है। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों तेज होता जाएगा, तेज होता जाएगा, तेज होता जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, इसके पास मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। अब इस वाले रीजन में रिटार्ड करता जाएगा, रिटार्ड करता जाएगा, रिटार्ड करता जाएगा, और ये माइनस ए पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि जैसे ही एक्सेलरेट हुआ वैसे यहाँ पे रिटार्ड कर रहा है, तो सेम डिस्टेंस चल के रुक जाएगा, ठीक है। फिर बच्चे वापस आएगा यहाँ पे,
और यहाँ मैक्सिमम स्पीड होगी, फिर यहाँ पे रुकेगा। लेकिन अब ये एसएचएम नहीं है, इसमें बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो क्या तुम्हें ये याद है कि अगर एक पार्टिकल को आप जी एक्सेलरेशन से एच हाइट से रिलीज करते तो इसका टाइम कितना लगता था? रूट के अंदर 2h डिवाइड बाई जी के बराबर। तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही बच्चों, यहाँ से एक पार्टिकल को रिलीज किया जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 5 के बराबर, और इसको ए डिस्टेंस कवर करना है। तो ये जो टाइम होगा ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का ये t/4 के बराबर होगा, क्योंकि अगला t/4, फिर t/4, फिर t/4। ठीक है, तो t/4 होगा ना बच्चों, रूट के अंदर 2 इंटू ए डिवाइड बाई 5 के बराबर आ जाएगा। टी की वैल्यू बच्चों 4 रूट के अंदर 2 ए डिवाइड बाई 5 के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम मैक्स यू नॉट को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल करते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, देखिए पहली बात ये ध्यान रखिए कि उसका जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू नॉट जो आ रहा होगा ना, जरूरी नहीं कि वो एक्स छोटे एक्स के लिए आ रहा हो, ये थोड़ी सी अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम अप्रोक्सीमेशन लेके इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको बच्चों एक और तरीका है करने का, आप इसको यूनिट एंड डायमेंशन से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, सब में बच्चों सबकी यूनिट डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। 14th नंबर क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चंस मैंने बाद में डाले थे, पहले नहीं थे बच्चों ये वाले क्वेश्चंस ना, पर ये क्वेश्चन थोड़े हटके हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों देखो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है यू, तो मैं पता है फोर्स जो होता है वो माइनस का डी ओवर डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, माइनस का के वन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस का e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर जीरो को हटा ही दो इंटू माइनस का 2x, ये बनेगा नहीं बनेगा, f इज इक्वल टू माइनस का के 2k इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया। ये बन गया बच्चों हमारे पास ना। अगर आप इसका फोर्स का अगर ग्राफ बनाओगे ना बच्चों, फोर्स का अगर बच्चों ग्राफ प्लॉट करोगे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, क्या हो जाएगा, क्या बनेगा इसका ग्राफ? चलो अपन तो u का ग्राफ बनाते हैं बच्चों ना, u का, u वर्सेस x बना के देखते हैं। x इक्वल टू 0 पे ये 0 आएगा u, x इन्फिनिटी पे ये k के बराबर आएगा। ये बच्चों कुछ ऐसा हो जा रहा होगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ आ रहा होगा बच्चों k के बराबर। ठीक है, ओके, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम तो है, मतलब ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा इस जगह पे। एट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन द पार्टिकल इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी का कर्व जो है यहीं पे 0 हो रहा है, यहीं पे फोर्स 0 होगा, बाद बाकी जगह फोर्स 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स होगा बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो जब पॉइंट अवे फ्रॉम द ओरिजिन द पार्टिकल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ही नहीं है, मतलब ना फोर्स ही 0 नहीं आ रहा। For any point, any finite non-zero value of x, there is a force directed away from the origin. नहीं, it is the force is directed towards the origin. This will be the wrong, क्योंकि यहाँ पे force negative है और यहाँ पे force positive है। Slope देखो ना, यहाँ पे slope negative है तो force होता है slope negative of the slope के बराबर। If its total mechanical energy is k/2, it has a minimum kinetic energy at the origin.
अगर आपने इसकी टोटल एनर्जी k/2 के बराबर ली तो बच्चों इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी k/2 के बराबर। ठीक है, ऑरिजिन पे तो बच्चों सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वहां पे पोटेंशियल सबसे कम है। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फोर्स हमारे पास ये आया है, अगर मैंने x को बहुत छोटा कर दिया जीरो से, मतलब x टेंडिंग टू जीरो कर दिया, तो तुम्हें पता है e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर करीब करीब 1 के बराबर हो जाएगा, f बच्चों माइनस का 2k x हो जाएगा। और ये तो बच्चों SHM की कंडीशन होती है, इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। कैसा लगा बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन? 15वां पूछा तुम लोगों ने मेरे से ना। देखो बच्चों, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक चीज बोली थी, whenever there is a case of two particles undergoing SHM along the parallel line with the same time period, same time period मतलब ओमेगा सेम हो गया उनका ना, उनका दोनों का, अगर आप उनको सर्कुलर मोशन लेके चलोगे ना तो उनका जो लाइन, जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, सेम रेट से रोटेट कर रही होगी, एंड इक्वल एम्पलीट्यूड मतलब सेम सर्कल बना सकते हो, रेडियस सेम होगी। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट one particle is at its extreme position while the other is at its mean position। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका बताया मैंने तुम्हें? मतलब सर्कुलर मोशन एज अ प्रोजेक्शन, SHM एज अ प्रोजेक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल बच्चों अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे ऐसे जा रहा होगा और एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे बच्चों, मीन, इट विल बी मूविंग लाइक दिस। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे आएगा ना इसका प्रोजेक्शन, और ये एक्सट्रीम पे हो गया। इनके बीच का एंगल कितना है बच्चों, दोनों के बीच का? दैट एंगल इज π/2। बच्चों इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम है, मतलब दोनों का ओमेगा सेम होगा, मतलब इनके बीच का एंगल पूरा टाइम क्या रहेगा, π/2 के बराबर रहेगा। इनके बीच का एंगल पूरा टाइम π/2 के बराबर रहेगा। मतलब अभी ये दोनों ऐसे हैं, अब इन्होंने पूछा कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे, तो तुम्हें ये देखना है पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस करने का मतलब तो आप इस जगह देखोगे तो देखो एक टाइम पे जब ये वाला पार्टिकल, ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला पार्टिकल बच्चों इसके नीचे, ये वाला यहां आ जाएगा और दूसरा बच्चों इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ऐसे जा रहा होगा, और ये बच्चों यहाँ आ जाएगा, ऐसे जा रहा होगा। इसका प्रोजेक्शन उस टाइम ऐसे चल रहा होगा, इसका प्रोजेक्शन ऐसे चल रहा होगा, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्योंकि दोनों के ओमेगा सेम है बच्चों, तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है ना, वो पूरा टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अभी भी एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा ये पता है तुम्हें, ये एम्पलीट्यूड के बराबर है, ये एम्पलीट्यूड के बराबर है, तो क्या ये समझ में आ रहा है तुम्हें, 45 डिग्री आएगा ये एंगल, ये वाला भी बच्चों 45 डिग्री आएगा। तो इस वाले पार्टिकल ने टोटल कितना एंगल चला होगा यहाँ से यहाँ तक, 3π/4 के बराबर। किस रेट से कवर कर रहा है, ओमेगा की रेट से। टाइम कितना लगा होगा 3π/4 कवर करने में ओमेगा की रेट से, ये टाइम पीरियड, टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, 3t/8 के बराबर। 3t/8 is the time when they both cross each other। ये समझ में आया बच्चों, टू पार्टिकल वाला? मैंने बोला है टू पार्टिकल वाले बच्चों ऐसे ही सॉल्व होंगे। अच्छा अगर तुमसे कोई पूछता कि ये दोनों के बीच का मैक्सिमम सेपरेशन कब आएगा, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, दोनों पार्टिकल मीन पोजीशन के इधर उधर होने चाहिए, दोनों सेम वेलोसिटी से चलने चाहिए, मतलब मीन पोजीशन से सेम डिस्टेंस होने चाहिए। तो अभी ये ऐसे थे, तो जब ये ऐसे आ जाएंगे ना बच्चों दोनों, मतलब ये एंगल 90 है तो ये 45 और ये 45, तो जब ये 45 डिग्री चल लेंगे दोनों, जैसे ये आ जाता 45 और ये वाला यहाँ आ जाए 45 में, तो ये 45 होगा इस टाइम पे बच्चों, इनके बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होता, तो इसको सिर्फ 45 डिग्री घूमना था इन दैट केस। ठीक है, खैर वो पूछा भी नहीं है। बताओ बच्चों 20th तक कोई डाउट किसी बच्चे को, 20वें क्वेश्चन तक कोई डाउट किसी बच्चे को, हमारे को 20वें क्वेश्चन तक कोई डाउट?
20 में तो कोई डाउट बच्चों किसी को? अट्ठारहवें के अलावा और कोई डाउट बता दो भाई जल्दी से। 18वें के अलावा और कोई डाउट किसी को? 18वें के अलावा? अट्ठारहवें के अलावा और कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? पक्का? 18 में क्या कह रहा है बच्चों के? अगेन टू पार्टिकल है, ए एंड बी परफॉर्म एसएचएम अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विद द सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। मैंने तुम्हें अभी के लिए काम चलाने के लिए इसको रटा ही दिया है। लेटर यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इज व्हेन दे बोथ आर एट अ सेम सेपरेशन। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बच्चों कब आएगी? जब ये मीन पोजीशन के दोनों इधर उधर हो, सेम डिस्टेंस पे हो। ठीक है, ये वाला ऐसे चल रहा होगा उस टाइम पे, और ये वाला ऐसे चल रहा होगा। मैंने तो बता ही दिया कि सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। ये डिस्टेंस कौन सी वाली? ये वाली दोनों की, ये ऐसे चल रहा है, इसका प्रोजेक्शन ऐसे चल रहा है। ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, मतलब ये एंगल ये वाला और ये वाला बराबर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की? 3a/2 के बराबर। तो ये पूरी डिस्टेंस 3a/2 है, तो ये कितना होगा बच्चों? 3a/4 के बराबर। इस एंगल को बच्चों मैंने थीटा बोल दिया, ये भी थीटा के बराबर होगा, तो ये वाला थीटा के बराबर होगा, और ये a के बराबर है। तो क्या यहाँ से बच्चों तुम्हें साइन थीटा समझ में आ रहा है? साइन थीटा जो है हमारे पास कितना आ जाएगा? साइन थीटा इस वाले ट्रायंगल में 3/4 के बराबर आ जाएगा। पहला काम तो बच्चों हमारा ये हो गया। At some instant they have the same displacement from the mean position. Same displacement from the mean position का मतलब हो गया दोनों एक ही जगह आ गए। तो बच्चों दोनों एक जगह कब आएंगे? दोनों एक जगह आएंगे बच्चों जब ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ पहुंच जाए, और दूसरा वाला बच्चों यहाँ पे होना चाहिए उस टाइम पे। मतलब ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, इसका इधर, इसका इधर आ जाएगा, ये सेम जगह आ गया ना बच्चों। ठीक है, इनके बीच का क्योंकि इनका ओमेगा सेम है, तो ये दोनों बच्चों सेम रेट से रोटेट कर रहे होंगे। इनके बीच का एंगल अभी भी 2 थीटा के बराबर रहेगा, लेकिन अब ये एंगल थीटा होगा और ये वाला भी थीटा के बराबर होगा। तो बच्चों हमें ये डिस्प्लेसमेंट पूछा है इन्होंने ना, ये ए है, ये डिस्टेंस पूछा है किस जगह पे दोनों पार्टिकल एक दूसरे, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो वो a cos थीटा आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू बच्चों 3/4 के बराबर है, cos थीटा आ जाएगा रूट के अंदर 7/4 के बराबर। देख रहे हो तुम कितने आसानी से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं अगर तुम इसको सर्कल वाले मेथड को यूज करते हो। तो तुम्हारे सामने करके दिखा रहा हूं मैं। हो गया फाइनल? हो गया क्या? यस, शॉर्ट फाइनल हो गया, फाइनल हो गया। तो भेज दो मेरे को। अच्छा आपने एक और पूछा है 16वां और 18वां। ठीक है, पूछ लो भाई, मेरे को ना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कि ज्यादातर तो बच्चे करके ही नहीं आते ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या करूंगा बताओ उसका? अगेन बच्चों टू पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अबाउट द सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन, एम्पलीट्यूड a है, टेम्परेचर t है, बोथ दोनों पार्टिकल के लिए सेम है ये चीज। at equal to 0 वन पार्टिकल इज एट दिस। तो डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। मैंने अगेन बोला है कि इसको सर्कल वाले मेथड से ही करना है। टू पार्टिकल वाले बच्चों बहुत आसान हो जाते हैं सर्कल वाले मेथड से। तो
एक पार्टिकल बच्चों इन्होंने यहाँ पे बोला है और दूसरा पार्टिकल बच्चों माइनस का a/2 पे बोला है इन्होंने, माइनस का a/2। दूसरा वाला पार्टिकल बच्चों यहाँ है, ठीक है। तो ये ऐसे जा रहा है बच्चों और ये वाला ऐसे जा रहा है। तो मुझे बता सकता है ये एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा, तो ये एंगल बच्चों 120 डिग्री के बराबर होगा। अगेन बच्चों दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे? तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस बच्चों पता है कब करेंगे? जब ये वाला पार्टिकल बच्चों यहां आ जाएगा, दूसरा यहां होगा। अच्छा, एक्चुअली इसमें कॉन्सिडेंस है कि मतलब ये इसी जगह पे आ रहा है, क्योंकि ये एंगल जो है ना 120 है, तो ये एंगल 60 के बराबर होना चाहिए और ये भी 60 के बराबर होना चाहिए। पहले भी ये 60 ही था, तो मतलब ये इसकी जगह जब आ जाएगा ना तब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। मतलब इस पार्टिकल ने कितना एंगल रोटेट कर लिया? 2π/3 के बराबर। कितना टाइम लगा होगा इसको 2π/3 रोटेट करने में? इतना 3t/। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है। गलती पता क्या कर दी है? ये यहाँ नहीं होगा, ये वाला पार्टिकल। पता है क्यों नहीं होगा यहाँ पे? क्योंकि अगर आपने पहला पार्टिकल यहाँ माना, दूसरा यहाँ माना ना, तो वो इधर चल रहा होगा, तो ये अप्रोच कर नहीं कर रहे एक दूसरे को। जब उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि व्हेन दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, अप्रोच करने का मतलब समझ रहे क्या होगा? अप्रोच का मतलब होगा बच्चों, या अगर तुम इसकी पोजीशन यहाँ मान रहे हो तो इसको ऐसे चलाओ ताकि इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ आए, इसको ऐसे चलाओ, क्योंकि सेम सेंस में चलाना पड़ता है बच्चों में। ऐसा नहीं कि तुम इसको उल्टा चलाओ, इसको उल्टा चलाओ, नहीं। या तो क्लॉकवाइज लो तो दोनों को क्लॉकवाइज लेना, या एंटी क्लॉकवाइज लो तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज लेना। ये कंडीशन होगी बच्चों, 120 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री के बराबर होगा। अब ये एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे? ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा और ये इसके ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है, तो इनके बीच का एंगल चेंज नहीं होगा, तो अभी भी 120 होगा। ये 60 के बराबर होगा। तो इसने कितना एंगल रोटेट किया? 60 के बराबर। टाइम कितना आएगा? 60 होता मतलब π/3 डिवाइड बाई ओमेगा, t/6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वो हमने गलती उसमें पता क्या कर दी थी, ये लाइन नहीं पड़ी थी। दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। अप्रोच करने के लिए तो बच्चों हमें फिर इनका डायग्राम ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। आकाश, आप बीच बीच में क्लास क्यों मिस कर देते हो, छोड़ के देते हो बीच बीच में? आप पूरे डिस्कशन तो अटेंड करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मेरे से पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है बच्चों। यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको लेक्चर, तो थ्योरी तो सब पढ़ाते हैं। डिस्कशन डिस्कशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई। पढ़ाई हुए को अप्लाई करना कैसे सीखोगे? डिस्कशन से। वही तुम कर नहीं रहे हो। क्यों मैं आज की क्लास फुली डेडिकेट कर रहा हूं, ताकि आपको एसएचएम का मतलब थोड़ा मोमेंटम बन जाएगा तुम्हारा। और कौन सा पूछा था बच्चों तुम लोगों ने? और एक और पूछा था, 16, 18, 19, 19वां। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। आज वाला बताना था ना मुझे, 19। ठीक है। Two particle SHM on the same straight line, amplitude A and 2A with the same angular frequency। अच्छा, ये थोड़ा अलग है। इसमें एक सर्कल बनाओगे तुम A रेडियस का और एक बनाओगे बच्चों 2A रेडियस का।
अच्छा ये ध्यान रखना कि इनका, अच्छा दोनों का ओमेगा सेम है, but first particle is at a by root 2 from the origin and going towards the mean position. The other particle is at the extreme and the going on the other side of the mean position. मीन पोजीशन, अच्छा ये ध्यान रखना कि मीन पोजीशन इन दोनों की एक ही मानी है मैंने ना, वैसे इसमें दिया नहीं था इन्होंने मीन पोजीशन के बारे में कुछ, तो अलग अलग मानने का कोई मतलब नहीं था। ये कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है ए बाई रूट टू डिस्टेंस पे फ्रॉम द ओरिजिन एंड गोइंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ए बाई रूट टू तो बच्चे यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ होगा वो पार्टिकल, उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा होगा, और मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, मतलब उसको ऐसे चलाना पड़ेगा तुम्हें, तभी इसकी प्रोजेक्शन की वेलोसिटी इधर की तरफ आएगी। ये डिस्टेंस बच्चों ए बाई रूट टू के बराबर है, तो तुम लोगों को ये एंगल पता लग गया होगा, ये वाला 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। दूसरा पार्टिकल बच्चों कहाँ है, अदर पार्टिकल इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन ऑन द अदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, दूसरा यहाँ है बच्चों, और ऐसे जा रहा होगा। दूसरे को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, पहले को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, इन दोनों के बीच का बच्चों फेज डिफरेंस क्या आएगा, हाँ भाई फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 135 डिग्री के बराबर, ये आंसर होगा। ठीक है, 135 डिग्री विल बी दी आंसर। 20 तक और कोई डाउट बच्चों? अब 25 तक बताओ, 25 तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, 25 तक। अगर बनेगा तो मेरे को भेजो ना तुम। 25 तक, 25 बस, एक ही डाउट है। A particle perform SHM of the amplitude A along the straight line. When its distance is this from the mean position, the kinetic energy gets increased by an amount of this. देखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो फंक्शन ऑफ एक्स होती है। आपने अगर, और तुम्हें पता है कि U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, अगर आपने के में कोई चेंज नहीं किया, एक्स में कोई चेंज नहीं किया, तो यू तो चेंज नहीं होगा। आपने काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी को इतना बढ़ा दिया, तो नया एम्पलीट्यूड, तो पता है बच्चों टोटल एनर्जी बदल जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी होती है हाफ के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो पहले मान लो ये था कि आपने बच्चों फोर्स कांस्टेंट वगैरह में कोई चेंज किया नहीं, आपने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा के और इंपल्स लगा के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करके और आप अलग हट गए हो। एसएचएम तो अब अभी भी वो पुराने वाले फोर्स के अंडर ही कर रहा है। टोटल एनर्जी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आपने सप्लाई कर दी ना बीच में, वैसे काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, ये दोनों आपस में इन दोनों का सम कांस्टेंट रहता है। आपने काइनेटिक को बढ़ा दिया एक जगह पे जहां पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं किया आपने। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे क्या होगी, इस जगह पे हाफ के 3/4 ए का स्क्वायर, 3 k²/8 के बराबर। इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी बच्चों, हाफ के स्क्वायर में से इसको माइनस कर दो, तो वो k²/8 के बराबर थी। अब नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, k² / 8 में आपने ऐड कर दिया, ये m ओमेगा स्क्वायर जो होता है ना बच्चों, k होता है, ये k²/2 आपने ऐड कर दिया, तो 5 ka² / 8 हो गया। और नई टोटल एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, न्यू, तो पोटेंशियल तो वही पुरानी है प्लस दिस 8 ka² / 8 के बराबर हो गई। और अब ये बच्चों नए एम्पलीट्यूड, अब इसको नई नई मैकेनिकल एनर्जी से इक्वेट कर देना इसको, तो नया एम्पलीट्यूड बच्चों √2a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नया एम्पलीट्यूड √2a के बराबर आ जाएगा।
√2a के बराबर आ गया बच्चों हमारे पास नया वाला एम्पलीट्यूड। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई आपको? पूरा समझ में आ गया? सर एक डाउट था कि एसएचएम की जनरल इक्वेशन ए sin ओमेगा टी लेनी है, वो डिपेंड करता है। आप मैंने जो तुम्हें पढ़ाया ना, जो तुम्हारा एक माइंडसेट मैंने प्रिपेयर किया है, दैट इज अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन। अगर तुम cos ओमेगा टी लेके चलोगे ना, a cos ओमेगा टी प्लस का फाई, तो उसमें बस चीजें बदल जाएंगी। क्या? फिर t इक्वल टू 0 पे अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा ना, पॉजिटिव वाली पे, तो आप वहां पे फेज को 0 बोलोगे, क्योंकि a sin ओमेगा टी और a cos ओमेगा टी में एक डिफरेंस है कि दोनों का जो फेज सेम नहीं है। अगर तुम लेते हो इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा टी और एक लेते हो x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, तो सेकंड वाली इक्वेशन में पहली वाली इक्वेशन से पाई बाई 2 ऑलरेडी फेज ज्यादा है। तो जैसे sin ओमेगा टी वाली में आप हाँ वो रेफरेंस वाली बात होगी। sin ओमेगा टी वाली में आप x इक्वल टू 0 को पे अगर t इक्वल टू 0 पे थे, तो आप वहां पे उसका फेज 0 लेके चलते हो। लेकिन अगर cos ओमेगा टी लेके चलोगे तो फेज 0 आप ले रहे हो, मतलब आप पाई बाई 2 जो डिफरेंस है ना, उसको आप 0 मान के चल रहे हो, तो पाई बाई 2 का डिफरेंस रहेगा। अब सुनो भाई, ये यहाँ तक हो गए। कल मैं तुम्हें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये वाला पार्ट मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। अब आप लोगों को बच्चों थोड़े से क्वेश्चंस और कर लेने, वो है बच्चों एक्सरसाइज 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 करना है बच्चों आपको, ठीक है? 3 करना है, 4 करना है, आपको बच्चों 9th वाला करना है, आपको 10th वाला करना है, आपको 12th वाला करना है, 13th करना है, 17th कर 17th नहीं करना, 17th मत करना, ठीक है? बस, ठीक है? ये क्वेश्चंस और हैं जिनको आपको करना है। कल मिलते हैं बच्चों, ठीक है? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कल स्टार्ट करते हैं। चलो।